हमारा आज का क्लास है एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एमएस ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसको यह सोचकर बनाया गया है कि इसका उपयोग किसी भी ऑफिस या ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाएगा। ठीक है। एमएस ऑफिस के कई सारे वर्जन रिलीज किए जा चुके हैं, जिसमें हम लोग जो अभी पढ़ाई करेंगे वो होगा एमएस ऑफिस 2010 वर्जन। ठीक है। यह 2010 वर्जन 15 अप्रैल 2010 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया। इससे पहले जो वर्जन था वो था एमएस ऑफिस 2007 वर्जन, जिसके अंदर जो इसका इंटरफेस था, जो इसका एप्लीकेशन विंडो था, उसमें क्या था, ऑफिस बटन था और एक रिबन था। और उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग वर्ड पैड में डिस्कस किए। वर्ड पैड में भी एक मेनू था, वर्ड पैड मेनू, जिस पर हम क्लिक करते थे, न्यू ओपन सेव सेव एज का ऑप्शन आता था और नीचे रिबन था, रिबन में टूल्स था और टूल्स से हम काम करते थे। वही कंसेप्ट वर्ड 2007 में या ऑफिस 2007 में उसको अप्लाई किया गया। मतलब उसमें एक ऑफिस बटन था जिसमें न्यू ओपन सेव सेव एज का ऑप्शन था और रिबन था जहां पर सारे टूल्स थे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सेक्शन में, और हम उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन ऑफिस 2010 में फाइल मेनू को वापस लिया गया। जिस तरह से नोटपैड में फाइल मेनू है और उसके अंदर न्यू ओपन सेव सेव एज का ऑप्शन है, उसी तरह से ऑफिस 2010 में भी उस ऑप्शन को वापस लिया गया। मतलब ऑफिस बटन के जगह पर क्या लगाया गया, फाइल मेनू लगाया गया। अगर हम एग्जांपल में फिगर में देखना चाहें तो ये है हमारा वर्ड 2007, जिसमें हम देख सकते हैं ये है ऑफिस बटन। ठीक है। इसी के अंदर न्यू ओपन सेव सेव एज प्रिंट एक्सेट्रा ऑप्शन का लिस्ट होता है और ये है हमारा रिबन, जैसा कि वर्ड पैड में भी था। लेकिन 2010 में इसमें चेंजिंग किया गया है। ये जो बटन है ऑफिस बटन, इसको वहां से हटा करके फाइल मेनू वहां पर लगा दिया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद एमएस ऑफिस चूंकि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक पैकेट के समान, और उसके अंदर बहुत सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मुख्य सॉफ्टवेयर जो है जिस पर सबसे अधिक यूज होता है वो है एमएस वर्ड, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है। जैसे वर्ड पैड और नोट पैड था, उसी में एडवांस वर्ड प्रोसेसर है एमएस वर्ड। दूसरा एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल, जो कि एक स्प्रेडशीट है जहां पर डेटा एंट्री का वर्क होता है। तीसरा है एमएस पावर पॉइंट, जो कि एक प्रेजेंटेशन टूल है, इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। चौथा है एमएस एक्सेस, जो कि एक डेटाबेस टूल है। हम लोग आगे चल के देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। नेक्स्ट है एमएस पब्लिशर, जिसमें डिजाइनिंग वगैरह काम कर सकते हैं हम। और लास्ट है एमएस आउटलुक, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, एमएस वर्ड। वर्ड के बारे में जैसा कि हम पहले ही बताए, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। जिस तरह से वर्ड पैड और नोट पैड था, उसी तरह से ये भी है। और इसका उपयोग डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से किया जाता है। मतलब किसी ऑफिस में या किसी पर्सनल वर्क में हमको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक कागज तैयार करना है, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट पेपर है कि नहीं, प्रोजेक्ट पेपर, रिपोर्ट, इन सारे काम के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। इस तरह के काम के लिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। उसी को बताया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अलाउ यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन सिस्टमैटिक मैनर। मतलब एमएस वर्ड हमें अपने टेक्स्ट को बहुत ही बेहतर रूप से प्रस्तुत करने का ऑप्शंस देता है। ठीक है। जिससे कि हम वर्ड पैड में जितना अच्छे से प्रस्तुत कर रहे थे, उससे भी बेहतर ढंग से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर उसको दिखा सकते हैं। यही था हमारा इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड का। इतना ही तुमको एमएस वर्ड में जानकारी चाहिए। एक और पॉइंट है जो कि ऐड करना है हमको,
कि फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड एमएस वर्ड इज .docs DOCX .docs, जैसे वर्ड पैड में था .rtf, उसी तरह से यहां है .docs। ये याद रखना है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में कि हम अपने एमएस वर्ड को कैसे चालू करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जैसा कि तुमको बताया गया है, आप अपने टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक स्टार्ट मेनू खुलेगा, उसमें आपको ऑल एप्स में जाना है और उसमें आपको ऑल एप्स में जाके खोजना है कि कहां है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग एसेसरीज में जाते थे, विंडोज 10 में विंडो एसेसरीज में जाते थे, लेकिन अब हम विंडो एसेसरीज में नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। यदि खोजने पर यह ऑप्शन नहीं मिले तो इसका मतलब दो है, एक कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया गया है, दूसरा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कोई जानबूझ के वहां से डिलीट कर दिया है लिस्ट से। अगर ये दो एक्सटर्नल काम नहीं है तो वहां पर लिस्ट में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजेंगे और उसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये चालू हो रहा है, लिखा रहा है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। और आपका ये सामने आपके खुल चुका है एमएस वर्ड 2010। अब इसके एप्लीकेशन विंडो के कंपोनेंट्स को हम समझेंगे, क्या क्या है हमारे कंपोनेंट्स में। तो जैसा कि पहले से पता है कि सबसे ऊपर तो टाइटल बार ही होता है, यहां भी टाइटल बार है, जिसमें डिफॉल्ट नेम है डॉक्यूमेंट 1, मतलब एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 नाम से डिफॉल्ट नाम बनता है। बगल में एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है और तीसरा लिखा हुआ है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेटेड है या नहीं। ठीक है, इसके बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, जिसका यूज पहले से पता है। फिर लेफ्ट साइड में एक आइकन है, ये W नाम का आइकन है, लोगो है एमएस वर्ड का। उसके बगल में क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें सेव ऑप्शन एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है। और उसके बगल में इस क्विक एक्सेस टूल को कस्टमाइज करने के लिए अलग सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, और इसका यूज हम वर्डपैड में ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले ही बताए कि एमएस ऑफिस 2010 में फाइल मेनू को वापस लाया गया, यही है फाइल मेनू। और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमको एक लिस्ट ओपन होता है, जिसमें न्यू ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा ऑप्शन होता है, और उसका यूज करने के लिए पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, ये खुल गया, न्यू ओपन, सेव, सेव एज। ठीक है, यहां से हम इसको बंद कर सकते हैं। सॉरी, बाय मिस्टेक हम विंडो ही बंद कर दिए मेनू बंद करने के बदले, है कि नहीं। पुनः हम उसको खोल रहे हैं। ये खुल गया हमारा। अब फाइल मेनू के बगल में है होम मेनू, उसके बगल में है इंसर्ट मेनू, और लगातार अलग अलग मेनू है। ठीक है, इसको हम मेनू भी कहते हैं और टैब भी कहते हैं, पहले ही बता दिया गया है। और हर मेनू के नीचे एक रिबन है, जिसको टूल बार भी कहा जाता है और रिबन भी कहा जाता है। और ये रिबन अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन, एक्सेट्रा। हर मेनू का रिबन अलग अलग है और हर रिबन में अलग अलग सेक्शन है, और हर सेक्शन में अलग अलग टूल्स या कमांड है। ये सारा बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वर्डपैड में। इसके नीचे एक रूलर है, रूलर का काम होता है हमारे पेज के मार्जिन को सेट करना,
और ये ऑलरेडी सेट है, इसलिए इसके साथ कोई तरह का परिवर्तन चेंजिंग नहीं करना है। उसके नीचे एक पेज है जिस पर हम टाइपिंग करेंगे। राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने पेज को देखने के लिए, और नीचे बॉटम में स्टेटस बार है जहां पर ये बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितना पेज है। वर्डपैड में पेज अलग अलग नहीं होता था, लेकिन यहाँ पेज अलग अलग है, तो कितना टोटल पेज है और हम किस पेज नंबर पर हैं, हमारे टोटल डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं और हम किस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ये सारा बात यहाँ पर दिखा रहा है। राइट साइड में जूम एरिया है जहां से हम इसको जूम कर सकते हैं, और व्यू एरिया है जहां से हम इसको अलग अलग व्यू कर सकते हैं, जिसका अभी हम लोग को यूज नहीं करना। अब हम आते हैं वर्क के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ाई किए थे कि सबसे पहले हम कुछ टाइप कर दें, है कि नहीं, और होम मेनू के टूल को यूज करने के लिए हम लोग सीखेंगे। होम मेनू के अंदर जो टूल्स हैं, ये जो आईटी गुरुकुल है, अगर हम इसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट पहले करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए बताया जा चुका है। सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद साइज वाले कमांड में या टूल में जाकर हम जो साइज चाहते हैं वो साइज हम सेट कर देंगे। अगर इसके अलाइनमेंट को चेंज करना है तो हम यहां से इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम सेंटर में कर दिए हैं। इसको भी हम सेंटर में करना चाहेंगे, सेलेक्ट करके सेंटर में कर देंगे। साइज बढ़ाने का एक दूसरा टूल भी है जहां पर हम पॉइंट बाय पॉइंट साइज बड़ा करते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि कितना बड़ा साइज यहां पर सूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम और भी कुछ लिख देते हैं। इसके बाद अगर हमें टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। कलर यहाँ पर टूल है कलर के लिए, इसको सेलेक्ट करेंगे और जो कलर हमको सेट करना होगा वो कलर हम सेट कर लेंगे और हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यदि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम सेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको। कलर के बगल में बैकग्राउंड कलर हाइलाइटर ऑप्शन है, इस पर हम जाकर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कलर यूज करेंगे वैसा कलर हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड मतलब ठीक, इटैलिक मतलब स्लोप, और अंडरलाइन का मतलब एक नीचे में लाइन। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ टूल्स दिया हुआ है जो कि वर्डपैड में नहीं था। जैसे अगर हम ये सारे लेटर को ऐसा चाहें कि इसका पहला लेटर कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल में हो, तो हमारे पास डबल ए नाम का एक टूल है। हम इसमें जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, ये अपने आप उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं ये टोटल का टोटल जो लिखा हुआ है ये स्मॉल में हो जाए, तो हम इस पर जाएंगे और इसको लोअर केस कर देंगे, ये अपने आप स्मॉल में हो जाएगा। और फिर से अगर हम इसके ऊपर अपर केस कर देंगे तो ये अपने आप कैपिटल में हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा टूल है जो वर्डपैड में नहीं था। ठीक है, एक टूल है क्लियर फॉर्मेटिंग, यहां पर है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब हमने जो साइज बढ़ाया, हमने जो इसका अलाइनमेंट चेंज किया, ये सब को ये हटा देगा। मतलब ये इसको नॉर्मल कर देगा, जैसा कि हम बिफोर, मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट जैसा होना चाहिए वैसा ये कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम इसको अंडू कर देते हैं, क्योंकि हम ये सिर्फ केवल देख रहे थे इसको करके। इसके बाद एक और टूल हमारे सामने में दिखाई पड़ रहा है, ये वर्ड आर्ट के समान आर्टिस्टिक टूल है। इसका आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन में बना हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसी डिजाइन में हम टाइप करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से फॉन्ट सेक्शन के अंदर इतना सारा टूल है जिसको कि हम लोग डिस्कस किए। पावर, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये सब हम वर्डपैड में ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्किप कर दिए हैं, इस बात को छोड़ दिए हैं। कुछ इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टूल को लाने के लिए फॉन्ट सेक्शन के बॉटम राइट कॉर्नर पर एक एरो समान छोटा सा एरो दिखाई पड़ेगा, पिंच के ऐसा। क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम पहले ही बता चुके थे नोटपैड में इस तरह का विंडो जो है इसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। ठीक है,
अब हम इसमें भी बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन का स्टाइल अगर चेंज करना है, हालांकि यहाँ पर भी स्टाइल दिया हुआ है, लेकिन अगर उसके कलर को चेंज करना है, हम इस तरह का कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस एरो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मोर ऑप्शन में आएगा, अंडरलाइन स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और कलर में जाएंगे तो यहाँ से इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके करने पर हमारा अंडरलाइन का कलर चेंज होगा। और भी उसमें और सारा एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि आप उसमें जाके देख सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम आ रहे हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में। अब हम पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जो टूल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, ये तो पता ही होगा, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, क्योंकि हम वर्डपैड में ही इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। हम नीचे आते हैं, लाइन शेडिंग। लाइन शेडिंग क्या है वो देखना है हमको। जैसे हम कोई भी वर्ड लिख दिए, अगर हम यहां से इसमें से किसी एक कलर को चूज करेंगे तो उसका कलर, वो लाइन का कलर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यदि हम डार्क कलर सेट करेंगे तो टेक्स्ट का कलर अपने आप व्हाइट हो जाएगा, और यदि हम लाइट कलर चूज करेंगे तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये है लाइन शेडिंग, मतलब पूरे के पूरे लाइन के कलर को चेंज करेगा। और ये था हाइलाइटर, मतलब जो टेक्स्ट है केवल वहीं तक का कलर चेंज होगा, बाकी एरिया खाली रहेगा। दोनों में फर्क है और दोनों के फर्क को समझना है। ठीक है, अब हम सिखाते हैं, जैसे इसके नीचे एक लाइन अगर खींचना है तो यहां से हम लाइन बॉर्डर के द्वारा एक नीचे में बॉर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर नीचे में लाइन बना हुआ है। ये लाइन बॉर्डर और ये अंडरलाइन दोनों में फर्क है। अंडरलाइन में हम जिसको सेलेक्ट करते हैं वहीं पर लाइन बनता है नीचे में, यहां हम किसी को सेलेक्ट नहीं किए, पूरे के पूरे लाइन में ही बॉर्डर बन गया। ठीक है, इस बॉर्डर में और भी ऊपर नीचे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग नीचे का ही यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सीखे लाइन शेडिंग और लाइन बॉर्डर। अब शॉर्ट के लिए मान लो कुछ लाइंस लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग MS DOS में शॉर्ट के बारे में पढ़े थे कि शॉर्ट करने से वो असेंडिंग या डिसेंडिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब A वाला लेटर पहले, B वाला लेटर बाद में। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। हम असेंडिंग पर क्लिक करके ओके करेंगे तो अपने आप A वाला लेटर पहले, B वाला बाद में, C वाला बाद में हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट या कोई दिक्कत है? इसके बगल में ये एक जो टूल है इसको कहते हैं पैराग्राफ शो टूल। हालांकि अभी हम पैराग्राफ का यूज नहीं किए हैं, लाइन का यूज किए हैं, इसलिए इसका यूज अभी हम नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी कहेंगे कि इसका यूज कहीं पर करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, इसका यूज आप कहीं पर नहीं करेंगे, इसका यूज करने का आपको जरूरत ही नहीं है। इसके बाद दो लाइन के बीच का गैप, अब हम चलते हैं ऊपर। जैसे यहाँ 3 लाइन लिखा हुआ है, इन तीनों लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से गैप हम घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हम लोग वर्डपैड में भी डिस्कस किए थे। 2 या 2 से अधिक लाइन के बीच के गैप को हम घटा बढ़ा सकते हैं। देख रहे हो? ठीक है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वर्डपैड में भी लिस्ट था, लेकिन वहां पर जो लिस्ट था और यहाँ जो लिस्ट है उसमें कुछ फर्क है। यहाँ 3 कैटेगरी में लिस्ट बना हुआ है। एक कैटेगरी है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा है नेस्टेड लिस्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कई सारा सिंबल्स है हमारे टूल में। हम किसी भी सिंबल का यूज लिस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे आप यूज कीजिए। इसके अलावे भी हम बहुत सारा टूल का यूज कर सकते हैं, सिंबल का यूज कर सकते हैं जो डिफाइन के अंदर है। फिलहाल अभी हम इतना का ही यूज करेंगे। लिस्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर है, पहले ही वर्डपैड में हम लोग पढ़ चुके हैं। लिस्ट क्यों बनाएंगे, लिस्ट का क्या फायदा है, लिस्ट कैसे बनाएंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये लिस्ट कितने प्रकार का है। इसके बगल में है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें नंबर, लेटर है कि नहीं, स्मॉल लेटर, रोमन में नंबर है कि नहीं,
इस तरह का अलग अलग तरह का ऑप्शन है, आपको जैसा यूज करना है आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बगल में जो है वो है नेस्टेड लिस्ट, इसके बारे में हमको अभी पढ़ना है। ये दोनों हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नेस्टेड लिस्ट में हम लोग 1.1 वाला ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। इसका यूज आप लोग बुक वगैरह में देखते हैं, ठीक है। 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 इस तरह से चैप्टर में अलग अलग सेक्शन दिया हुआ रहता है और टॉपिक को उस तरह से करके बनाया जाता है। हम लोग उसी का यूज करने वाले हैं अभी। जैसे जब हम क्लिक करते हैं तो ये 1 पॉइंट पे आता है, ठीक है ना। 1 पॉइंट पर हम कुछ हेडिंग लिखते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्स, और इसके बाद जब हम इंटर दबाते हैं तो ये 2 आ जाता है। यदि हमको 1.1 चाहिए तो यहाँ जो ये रूलर का जो यूज था, यहाँ हम इसका यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1.1 हो जाएगा, पीछे जाएंगे तो ये वापस पीछे हो जाएगा। 1.1 में हम लिखेंगे डिप्लोमा कोर्स का नाम। जब हमको 2 नंबर चाहिए तो हम यहाँ से एक बार बैक हो जाएंगे, वो नंबर 2 हो जाएगा, और हम फिर कोर्स का नाम चेंज कर देंगे डिप्लोमा कोर्स। और फिर से अगर हमको 2.1 चाहिए होगा तो हम फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे और फिर उस कोर्स का नाम लिख देंगे। फिर हमको वापस जाना है, हम बैक जाएंगे, और फिर हमको आगे आना है तो हम आगे राइट वाला ऑप्शन पर जाएंगे। अगर इससे ज्यादा अधिक लेयर चाहिए, जैसे डीसीए के अंदर भी हमको लेयर चाहिए, तो फिर से हम एक बार आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम लेयर बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना। असाइनमेंट्स में इसका यूज है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जो भी टूल्स था उसके बारे में अभी डिस्कस किए। फॉन्ट सेक्शन और पैराग्राफ सेक्शन, 2 सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे सेक्शन पर जाएंगे। तीसरे सेक्शन में क्या है? स्टाइल। ऐसा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा हमारे पास बहुत सारा स्टाइल बना के दिया गया है, ठीक है ना, जिसका यूज हमको करना होता है। बना बनाया स्टाइल है, हमको उसका केवल यूज करना है। और हम ये भी कह दें कि स्टाइल जो है काफी सोच समझ के बनाया गया है, तो हम लोग स्टाइल अपने से बनाने के बदले अगर उस स्टाइल का यूज करेंगे तो अधिक बेहतर होगा। तो स्टाइल सेक्शन में एक ये नीचे वाला जो एरो है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे नॉर्मली सबसे पहले पेज में टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। तो टाइटल लिखने के लिए हम टाइटल स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे और जो भी लिखेंगे वो टाइटल में दिखाई देगा। ये अपने से इसका डिजाइन हो गया। जैसे ही हम वो सेलेक्ट किए स्टाइल, अपने आप इसका डिजाइन बदल गया। इसके नीचे टाइटल के नीचे अगर हमको हेडिंग देना है तो हेडिंग में भी कई तरह का हेडिंग होता है, मेन हेडिंग, सब हेडिंग। मेन हेडिंग के लिए हम लोग हेडिंग 1 का यूज करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग। अगर उसके अंदर कोई दूसरा हेडिंग है तो उसके लिए हम लोग हेडिंग 2 लेंगे, हेडिंग 2, और इसके अंदर हम लोग कुछ टाइप करेंगे। और उसके बाद अगर हेडिंग नहीं है, नॉर्मल कंटेंट है, तो हम लोग नॉर्मल पर जाएंगे और जो भी टाइप हमको करना है वो हम टाइप करेंगे। ये जो है ये फॉर्मेट अक्सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, गवर्नमेंट का जो पेपर वगैरह बनता है या किसी कंपनी का पेपर वगैरह जो बनता है, उसमें हमने ऐसा देखा कि इस तरह के स्टाइल का यूज किया जाता है और ये बेहतर लुक देता है, एक प्रोफेशनल लुक देता है हमारे पेज को। तो इसका यूज तुम लोग को अपने जरूरत के अनुसार करना है, इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये जो स्टाइल है ये एक तरह का स्टाइल है। ऐसा कई सारा टेम्पलेट है जो कि हम चेंज स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल सेट में जाएंगे तो हमको अलग अलग तरह का स्टाइल मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, देख रहे हो स्टाइल बदल रहा है ना। लेकिन हम लोग इस स्टाइल पर अभी नहीं जाएंगे, हम लोग नॉर्मल जो स्टाइल सेट है उसी स्टाइल का यूज करेंगे और अपना काम करेंगे। क्लियर है? स्टाइल सेट को चेंज करने का नॉर्मली आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको मन है तो आप चेंज कर भी सकते हैं जरूरत के अनुसार।
इसके बाद लास्ट जो सेक्शन है वो है एडिटिंग सेक्शन, जिसमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल का यूज है, और इसका यूज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से फर्स्ट सेक्शन जो था, जिसको हम स्किप कर दिए पहले ही, क्लिपबोर्ड सेक्शन, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट है, और इसका भी यूज हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। इस तरह से आज हम लोग अभी जो डिस्कस किए उसमें होम मेनू के अंदर के सारे टूल्स को सीखे। अब हम लोग टूल मेनू चेंज करेंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे, और इंसर्ट मेनू में हम लोग सबसे पहले टेबल टूल के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम अपने टेक्स्ट को, अपने वर्ड को, अपने मैटर को बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, किसी बॉक्स के अंदर रखकर दिखाना चाहते हैं, तो हम टेबल का यूज करेंगे। टेबल के अंदर जब हम एरो पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल ऑप्शन आएगा, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि हमारे टेबल में कितना रो और कितना कॉलम का जरूरत है। रो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है, उससे बना हुआ बॉक्स। फिलहाल अभी जो सेट है ये 5x2 का है, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम 3x2 कर देते हैं, 3 कॉलम 2 रो, और जब हम ओके करेंगे तो एक टेबल 3x2 का हमारे सामने में आ जाएगा, 2x3 का एक्चुअली, ठीक है ना। अब ये जो टेबल है इसमें अभी आप पहले सेल में हैं, एक बॉक्स जो है उसको सेल कहा जाता है, तो अभी आप पहले सेल में हैं, आप कुछ टाइप करें, और अगर आपको बगल वाले सेल में आना है तो आप राइट एरो दबाइए, फिर से बगल में आना है तो फिर से राइट एरो दबाइए, नीचे वाले में आना है तो डाउन एरो दबाइए, लेफ्ट वाला में जाना है तो पहले होम दबाइए और फिर लेफ्ट एरो दबाइए, ठीक है। होम पहले दबा दीजिए जिससे कि आप एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और फिर आप लेफ्ट एरो दबाएंगे जिससे कि आप प्रीवियस सेल में चले जाएंगे। लास्ट सेल में जब हम जाते हैं, लास्ट सेल के बाद जब हम टैब दबाएंगे तो अपने आप एक रो क्रिएट हो जाएगा नीचे में। मतलब नीचे में रो क्रिएट करना बहुत आसान है, आप टैब दबाइए, लास्ट सेल में आके आप टैब दबाइए, अपने आप एक रो बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 रो के बीच में हमको रो चाहिए, ब्लैंक रो, तब उसके लिए हमको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक में जाके इंसर्ट में जाना होता है, और इंसर्ट में जाने के बाद हमको देखना है, अगर हम नीचे में राइट क्लिक किए हैं, हमको ऊपर चाहिए तो हम एबव पर क्लिक करेंगे, अगर हम ऊपर राइट क्लिक किए हैं, नीचे चाहिए तो बिलो में क्लिक करेंगे। फिलहाल हम एबव पर क्लिक करेंगे और दोनों के बीच में एक रो हमारा बन जाएगा, और हम उसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होगा, जैसे इस दोनों के बीच में हमको कॉलम चाहिए, तो किसी एक, दोनों के बीच में किसी एक पर क्लिक करके राइट मारेंगे, क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और लेफ्ट या राइट पर क्लिक करेंगे, और उस आधार से हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा, और हम उसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकते हैं। यदि किसी कॉलम का साइज छोटा करना है और बड़ा करना है तो बिल्कुल बीच वाले बॉर्डर पर जाना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, इससे हमारा साइज जो है अपने अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद यदि हमको किसी रो को डिलीट करना है, जैसे ये वाला रो हमको हटाना है, 2 नंबर रो, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे और रो पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, वो डिलीट रो हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और उसके ओके करेंगे, वो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? अब है कि यदि हम इस दोनों सेल को मिलाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों को सेलेक्ट करेंगे, किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे, इससे ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा, बीच का लाइन गायब हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ना चाहते हैं, ये जो एक सेल है इसको 2 भाग या 3 भाग जैसा तोड़ना है, तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट में जाएंगे, जितने भाग में तोड़ना है उस पर क्लिक करके उसको ओके कर देंगे, वो सेल हमारा उतना भाग में टूट जाएगा। स्प्लिट से तोड़ेंगे और मर्ज से जोड़ेंगे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से टेबल के अंदर हम लोग अभी सीखे टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर मूव करना, नेविगेट करना, एक्स्ट्रा रो ऐड करना सबसे लास्ट में या बीच में, डिलीट करना रो या कॉलम को, साइज घटाना बढ़ाना, मर्ज करना और स्प्लिट करना। अब है
कि यदि हम इस टेबल को डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। डिजाइन मेनू खुला हुआ होना चाहिए, अगर नहीं खुलता है तो उसको खोल लेना है डिजाइन मेनू को। और इसके बाद हम यहां से स्टाइल में जाकर इसके स्टाइल को हम बदल सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, इसको हम नॉर्मल ही रखेंगे और इसके बॉर्डर को केवल चेंज करेंगे, तब भी हमारा जो है टेबल का स्टाइल वो चेंज होगा। बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो गया, वहां पर टेबल का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने टेबल को अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसा जरूरत पड़ेगा उस तरह का हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए टेबल कंसेप्ट। अब हम लोग आएंगे पिक्चर कंसेप्ट। इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। इसके बाद जो पिक्चर हम लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी फोटो लगाना है, मान लो यही फोटो लगाना है तो इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, फोटो हमारे पेज पर आ जाएगा। अब है कि अगर इसी फोटो के बगल में हम लिखना भी चाहते हैं, यहां से बिल्कुल ऊपर से, तो ये अभी हमारे पास ये काम संभव नहीं है। ये बिल्कुल नीचे से लिखाएगा और वो लाइन चेंज होने के बाद नीचे चला जाएगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि ये बिल्कुल बगल में लिखा है तो उसके लिए हम इस फोटो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन में जाने के बाद हम रैपिंग में या तो बॉटम या तो मिडिल या तो टॉप, ठीक है, या तो सेंटर या तो लेफ्ट या तो राइट, किसी एक जगह पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे अभी फिलहाल हम बॉटम राइट में क्लिक किए, फोटो अपने आप बॉटम राइट में चला गया होगा। अब हम इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, इसको हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहां रखें, हम चाहते हैं इधर रखें। ये जो हम कंसेप्ट बताए इसका पर्पस है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में टाइपिंग होता है, बगल में फोटो रहता है, बुक्स वगैरह में बगल में फोटो रहता है, बगल में टेक्स्ट होता है, तो उस पर्पस से हम ये कंसेप्ट तुमको अभी बताए हैं। तुम देख सकते हो कि बिल्कुल तुम्हारे टेक्स्ट जो है बिल्कुल बीच साइड में है और उसके चारों तरफ से टेक्स्ट आ गया है। बिल्कुल बीच में भी तुम रख सकते हो इसको, दोनों तरफ से टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, ठीक है। अब है इसी फोटो के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे अगर इस फोटो को क्रॉप करना है, इसके कुछ एरिया को खत्म करना है, तो हम क्रॉप में जाएंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से हम जो एरिया खत्म करना है वो एरिया को हम इस तरह से उठा के ये कर देंगे और हमारा वो फोटो क्रॉप भी हो जाएगा। इस फोटो को यदि हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर लगाने के लिए, तो हमारे पास बॉर्डर नाम से भी एक होगा ऑप्शन, ये रहा। इसमें हमारे फोटो में बॉर्डर, अलग अलग तरह का बॉर्डर यूज किया जा सकता है। इसके द्वारा जब जैसा जरूरत पड़े हम उसका यूज कर सकते हैं। यदि इस पिक्चर को किसी शेप के अंदर रखना है तो हम शेप में भी जा सकते हैं। शेप नहीं मिल रहा है, इसी में तुमको मिलेगा शेप ऑप्शन, ठीक है। उस शेप पर क्लिक करोगे और वो शेप तुम्हारा इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पिक्चर कंसेप्ट था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे होम मेनू के अंदर जितने भी टूल्स हैं उन सब के बारे में, और इंसर्ट मेनू में दो टूल, एक टेबल और दूसरा पिक्चर। अब यही कंसेप्ट के ऊपर हम लोग असाइनमेंट करेंगे अपने लैब में। असाइनमेंट में क्या क्या असाइनमेंट है तो उसको हम लोग आगे चल के देखते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। थैंक यू।